Hello, my dear students. Welcome back to your physics classes. And today we will discuss some basics for position time graph और XT graph. और कुछ XT graph को हम different cases में यहाँ पर स्टडी करेंगे. XT graph के बाद फिर स्पीड टाइम ग्राफ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड सम कैलकुलेशंस. चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट विथ पोजीशन टाइम ग्राफ. तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ वेरिएशन देखते हैं. लाइक बेटा, आप लोगों ने मैथ्स में बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करे होंगे, तो आपने यहाँ पर क्या ली होगी एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या ली होगी आपने वाई एक्सिस. एक चीज़ मैं बेसिक आपको यहाँ पर रिकॉल करा दूँ, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको आपने मैथ्स में लिखा होगा दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट एक्सिस. इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सिस. और y को हम क्या बोलते हैं, दिस इज डिपेंडेंट एक्सिस. ठीक है, तो x एक्सिस पे आप वो फैक्टर लेंगे जो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा, और y एक्सिस पे आप वो फैक्टर लेंगे जो कैसा होगा आपके पास, डिपेंडेंट. लाइक मैं xt की बात करूं तो हम x को कहां लेंगे, पोजीशन कहां लेंगे, अलोंग y एक्सिस, और टाइम को हम कहां लेंगे, अलोंग x एक्सिस. क्यों भाई, गौर से देखो भाई, टाइम के साथ पोजीशन वेरी करेगी. इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज, इट विल नॉट चेंज. तो आपकी पोजीशन टाइम के साथ वेरी करेगी. टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम अपने ही रेट के साथ पास होता रहेगा. हम टाइम को स्टॉप नहीं कर सकते, बट टाइम के साथ हम अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. तो इसीलिए टाइम यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, इंडिपेंडेंट फैक्टर, और पोजीशन क्या हो जाएगी आपके पास, डिपेंडेंट फैक्टर. तो जब भी हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, time will always be taken along x-axis and position will always be taken along y-axis. First of all, let us check which physical quantity is measured by the slope of xt graph. तभी तो हम डिफरेंट फैक्टर्स के साथ एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे. देखें कि किस फैक्टर के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटी ग्राफ को स्टडी करना है. तो हम क्या बोल रहे हैं, आप लिख सकते हो क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ. तो जनरल में अगर आपसे बात करूं भाई, यहाँ पर हम क्या लेंगे, टाइम, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक्स. हमने कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ किया, वो इस तरीके से आ गया. हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप. चलो भाई, कोई भी दो पॉइंट्स आपने ले लिया, सपोज ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट Q. तो ये हमने पोजीशन मार्क कर दी भाई. सपोज टाइम T1, टाइम T2, ओरिजिन, पोजीशन x1, पोजीशन x2, और ये आ गया. स्लोप मतलब ये एंगल थीटा के साथ हमको कैलकुलेशन करनी है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं PQR. तो इस ट्राइंगल में अगर मैं स्लोप फाइंड करना है, स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, m = tan थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, बेटा पढ़ा होगा आपने. तो ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा कहती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास, QR अपॉन PR. अब QR को हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा x एंड इट विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1. ऐसे ही ये PR डेल्टा t एंड दिस विल बी इक्वल्स टू T2 माइनस T1. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी. तो ध्यान रखना, दिस इज द स्पीड और वेलोसिटी विच इज मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ. तो देखो यहां से हम एक सिंपल भी लिख सकते हैं, v = tan थीटा. तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसका स्लोप लेस होगा उसकी स्पीड लेस होगी. ठीक है, इसको नोट कीजिए. अब इसके बाद हम डिफरेंट केसेस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड के लिए एक्सटी ग्राफ को यहां पर ड्रॉ करेंगे. बेटा हम जो पहला केस हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सटी ग्राफ का, वो क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, क्या टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी, नहीं होगी, वो तो सेम रहेगी. तो देखो फिर केस 1 आप डाल सकते हो, एक्सटी ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. सपोज कोई भी एक पोजीशन x है, कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, एनी वैल्यू. तो टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो गई, 0. इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो क्या आएगा, नेचर ग्राफ का अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. मींस एक्सटी ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अब सेकेंड हम ड्रॉ करने जा रहे हैं एक्सटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड.
अगर स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो टाइम के साथ पोजीशन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होती जाएगी। देखिए भाई, टाइम के साथ आपकी पोजीशन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होती जाएगी। तो ये किसके लिए हो गया? फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब हो सकता है आपकी स्पीड कांस्टेंट ना होके रेगुलर इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। लाइक स्पीड आपकी, आपने एक्सीलरेट किया तो स्पीड आपकी 0, 5, 10, 15, उसके बाद आपकी हो गई 20, फिर 30, फिर 40, 50, लगातार आपकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो उसके लिए जो आपका ग्राफ आएगा, उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके का आएगा? वो इस नेचर का ग्राफ आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक्सटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। आगे आ जाइए, यही हम बात कर रहे हैं आपसे एक्सटी ग्राफ मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये वाला नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग स्पीड। क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा था अभी? v इक्वल टू टेन थीटा, मतलब स्लोप जो आपका था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? v इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ी है तो आप टेन को छोड़िए, थीटा तो इंग्लिश से आप फैमिलियर है, थीटा तो आप मेजर कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ थीटा क्या होगा आपके पास? 0, इसलिए स्पीड क्या हो गई? 0। यहाँ थीटा, यहां से लेके यहां तक थीटा कांस्टेंट है, इसलिए आपकी स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट। यहां देखो लगातार थीटा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थीटा कैसे फाइंड करें? जहां भी थीटा देखना हो आप वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो टू द टाइम एक्सिस। चलो भाई, मैं यहां से थीटा का लेके चल रहा हूं, तो देखो हर बार हम हर पॉइंट पे देखो ये इस तरीके से आप देख रहे हो, ये एंगल इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। अगर एंगल इंक्रीज होता हुआ आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग स्पीड। ऐसे ही यहां पर ये एंगल क्या हो रहा है आपके पास? डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ये डिक्रीजिंग स्पीड। नाउ लेट अस कंपेयर टू ग्राफ। कैसे कंपेयर करेंगे भाई? सिंपल सी देखिएगा, ये क्या है? टाइम t, ये क्या हो गया? x। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, दो ग्राफ दिया हुआ है, इसकी स्पीड क्या हो गई? v1, इसकी स्पीड क्या गिवन है? v2। आपसे पूछा है विच इज ग्रेटर, तो अभी तो बोला जिसका एंगल ग्रेटर होगा उसकी स्पीड ग्रेटर होगी। मैथमेटिकली फाइंड करना है तो आप लिख सकते हो एंगल थीटा 1, एंगल थीटा 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, दैट इज v2 इज ग्रेटर देन v1। ये वाली स्पीड v2 क्या है? v1 से ग्रेटर है। ठीक है, एक कुछ और टाइप के आपको ग्राफ बुक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। वो ग्राफ क्या बोल रहे हैं? कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा x और ये हो गया t। देयर विल बी 3 लाइन्स एंड ऑल 3 विल बी पैरेलल। देयर विल बी 3 लाइन्स और तीनों की तीनों ही लाइन कैसी हैं आपके पास? ए बी सी पैरेलल है। अगर बेटा ऑल 3 लाइन्स पैरेलल है, एंगल सेम है, तो इनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? सेम। तो आप लिख सकते हो इस ग्राफ में स्पीड ऑफ ए इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सी। तीनों की स्पीड क्या हो गई? सेम, क्योंकि पैरेलल लाइन्स हैं, एंगल सेम है, स्पीड सेम होनी है। ये तो बताया हमने आपको। चलो आगे फिर इन तीनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है? देखो ये वाली पोजीशन क्या है? t इक्वल 0। जब आप t इक्वल 0 मतलब कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हो, c पहले ही एक अपनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, c ने पहले ही अपनी एक डिस्टेंस ट्रैवल कर दी है। मतलब कि जिस वक्त आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करी c वाज ऑलरेडी इन मोशन, तभी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। तो इसका मतलब c पहले ही मोशन स्टार्ट कर चुका था। तो c सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे किसने अपना मोशन स्टार्ट किया? c ने। c के बाद फिर ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे किसने स्टार्ट किया मोशन? b ने। और b के भी t टाइम के बाद a ने अपना लास्ट में थर्ड नंबर पे मोशन किसने स्टार्ट करा? ए ने स्टार्ट करा। तो कई बार ये कंपेयर करने के लिए आता है कि आउट ऑफ एबीसी विच स्टार्टेड मोशन फर्स्ट? सी। विच स्टार्टेड मोशन लास्ट? क्या हो जाएगा? ए। सिंस तीनों का स्लोप सेम है, सो ऑल आर मूविंग विद द सेम स्पीड और विद द सेम वेलोसिटी। वन मोर ग्राफ यू कैन सी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं।
टाइम टी और ये क्या हो गया x। तो भाई एक ग्राफ तो ये जा रहा है और एक ग्राफ ये जा रहा है, सपोज ये वाला a ये वाला b। तो मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ a एंड b विच स्टार्टेड मोशन फर्स्ट, तो ऑब्वियसली पहले मोशन किसने स्टार्ट करा है, ए ने, और ए के कुछ टी टाइम के बाद, इस टी टाइम के बाद मोशन किसने स्टार्ट करा, बी ने स्टार्ट करा। बिल्कुल सही। अब बताइए कि किसकी स्पीड ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल बी का क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। सपोज ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2, तो क्या दिखाई दे रहा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। पहले ए ने मोशन स्टार्ट करा, उसके टी टाइम के बाद बी ने मोशन स्टार्ट करा बट विद द ग्रेटर स्पीड। तो अगर बी ए से ग्रेटर स्पीड से जाएगा तो एक टाइम पे क्या होगा, बी ए को ओवरटेक कर जाएगा। तो जैसे ही बी ए को ओवरटेक करेगा तो जहां ओवरटेक कर रहा है वहां पर एक टाइम पे दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम। तो ये वाला वो टाइम टी है, ये वाली वो पोजीशन है वेयर बी विल ओवरटेक ए, वेयर बी ऑब्जेक्ट बी विल ओवरटेक ए। एट लास्ट सारे एक्सटी ग्राफ को अगर मैं एक साथ आपको रिवाइज कराऊं तो इन शॉर्ट मैं आपको रिवाइज करा सकता हूं। आप देखिए भाई, वही ये वाली आपके पास, सॉरी दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्पीड क्या होगा, 0। ये वाली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। ये ग्राफ क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इंक्रीजिंग स्पीड। और ये वाला नेचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है बेटा, इसको नोट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ पे हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लास 9th में तो वो यहाँ एप्लीकेबल एज सच नहीं मिलेगा, क्लास 11th में भी आप ये सेम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहाँ इन डेप्थ बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी। डिफरेंस क्या आएगा, एक सिंपल बेसिक आपने पढ़ा होगा, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बट वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और सेकेंड आपने पढ़ा होगा, स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, बट वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। तो इन दो बातों को देख के हमें कई बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा कि ये जो ग्राफ गिवन है वो स्पीड टाइम है या वेलोसिटी टाइम है, वो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कहीं आएगा तो। क्लास 9th में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, सिंपल सा है। वो सिंपल स्टार्ट करने से पहले वही देखना होगा, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो हम एक सिंपल सा वीटी ग्राफ अगर ड्रॉ करें उसी नेचर का, तो यहाँ भी क्या होगा, वंस अगेन टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, टाइम क्या होगा, इंडिपेंडेंट। फिर से सेम कैलकुलेशन, ये वाला P ये वाला Q हो गया पॉइंट, और हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप थीटा, ये वाला एंगल थीटा सेम रहेगा, V1 ये वाला V2 ये वाला पॉइंट R, टाइम T1 टाइम T2। तो भाई ये डेल्टा V को हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1, और यहाँ पर डेल्टा T को हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। आ जाओ भाई, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप क्या होता है आपके पास, m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज QR अपॉन PR। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। और हम पढ़ चुके हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो आप नोट कर सकते हो, acceleration is the quantity which is measured by the slope of speed time graph or velocity time graph. So now we are going to draw speed time graph for the different cases of acceleration. तो यहाँ भी हम same लिख सकते हैं, a equals to tan theta, this is valid for speed time graph or velocity time graph. Let us discuss speed time graph for the different cases of acceleration. तो अभी तो आप एक्सटी ग्राफ पढ़ चुके हो, मैं एक ही ग्राफ पे सारे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कर सकता हूं यहां पर, लाइक टाइम t और पोजीशन x। सबसे पहले एक्सेलरेशन 0, ओ सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ है v,
एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो आपने पढ़ा अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो टाइम के साथ आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड। ये ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये वाला आपके पास ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन सेम नहीं चला रहा है ना, बिल्कुल सेम आएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया आपके पास? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फिर आपसे बात करें डिक्रीजिंग, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और आपने बेटा एक और पढ़ा होगा रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो अगर रिटार्डेशन होगा उसको हमने क्या नाम दिया? माइनस ए। माइनस ए नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन में क्या होगा? टाइम के साथ आपकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, इसे हमने क्या नाम दिया? रिटार्डेशन। ठीक, एक छोटा सा कंफ्यूजन अक्सर बच्चों के दिमाग में होता है कि सर ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या ये नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा? नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन दोनों अलग चीजें हैं। अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है even then speed of the object will increase but with the lesser rate। एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ेगी, हाई एक्सेलरेशन है तो हाई रेट से इंक्रीज होगी, लो एक्सेलरेशन है लो रेट से इंक्रीज होगी। और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड भी रेगुलर क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा। मतलब स्पीड तो इंक्रीज होगी लेकिन कम रेट से इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तब स्पीड टाइम के साथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। यही एक अंतर है, डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर रिटार्डेशन है तो क्या होगा? टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज होगी ही होगी। लेकिन अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज होगी बट विद द लेसर रेट, उसका रेट कॉन्टिन्यूस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब रिटार्डेशन बेसिकली कब होता है? जब भी आप व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करते हो। ब्रेक अप्लाई करते क्या होता है? टाइम का स्पीड एकदम डिक्रीज हो जाती है। तो जब आप व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? रिटार्डेशन। और जब व्हीकल को आप एक्सेलरेट करते हो, टू व्हीलर एक्सेलरेट, समझ रहे हो ना मेरे इशारे से? एक्सेलरेटर, उसको नाम दिया एक्सेलरेटर। क्यों? विच एक्सेलरेट, क्या नाम दिया उसको? एक्सेलरेटर। ठीक है, इसको ड्रॉ कीजिए, मैंने एक साथ ड्रॉ कर दिया है, आप अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो। फिर कुछ और बात करते हैं। We can also compare the acceleration of two bodies with the help of VT graph। हम कंपेयर कर सकते हैं। लाइक ये वाला हो गया आपके पास, इसको A1 कर लेते हैं, इसको A2 कर लेते हैं, तो वही θ1 θ2 सेम मेथड है जो हमने पहले स्टडी किया था। आपको तो एंगल देखना है। मैथमेटिक्स ये बोलती है सिंस θ2 इज ग्रेटर देन θ1 so we can write tan θ2 is greater than tan θ1 so A2 is greater than A1। so सेकंड जो ग्राफ है ये A2, इसका एक्सेलरेशन क्या है? A1 से ग्रेटर है। ये मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा ये जो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं यहाँ पर बेटा एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक जनरल सा मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर टाइम t और ये मैंने क्या ले लिया भाई? v ले लिया। और जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से नेचर का आ रहा है। ये मेरा ग्राफ का नेचर आ गया। अब बेटा जरा गौर से देखना, यहाँ ये वेलोसिटी ली है, क्या हो गई? नेगेटिव। ये टर्म कहाँ आ गया आपके पास? ओरिजिन से नीचे, तो मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव है तो स्पीड होगी वेलोसिटी, हम पढ़ चुके हैं स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? ये वेलोसिटी। इसी की मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ग्राफ का नेचर देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर क्या होगा? वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ऑब्वियसली फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सपोज ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या हो गया? A1, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? A2,
और ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर कुछ भी, इसका एरिया क्या हो गया A3। तो बेटा अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों ही एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे। तीनों एरिया को ऐड कर देंगे, हमें क्या देगा, डिस्टेंस। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द एरिया इन पॉजिटिव साइड माइनस सम ऑफ ऑल द एरिया इन नेगेटिव साइड। सम ऑफ ऑल द एरियाज इन पॉजिटिव साइड माइनस सम ऑफ ऑल द एरियाज इन नेगेटिव साइड। तो ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोल तो दिया भाई एरिया फाइंड करके हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सी यूनिट निकाल के दिखा रहा हूँ। लाइक A1 अगर आप निकाल रहे हो, एरिया ले रहे हो, आप क्या लिखोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं इसकी यूनिट देखूँ, 1/2 यूनिट कुछ नहीं है, बेस पे हमने क्या लिया, टाइम, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। हाइट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, क्या यूनिट आ गई, मीटर। मीटर यूनिट है तो डेफिनेटली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द एरियाज, जितने भी एरिया आपके आ रहे हैं उनको हम सम कर देंगे, वो हमें डिस्टेंस देगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए सम ऑफ ऑल द एरिया इन पॉजिटिव डायरेक्शन माइनस सम ऑफ ऑल द एरिया इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है बेटा, इसको ड्रॉ कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और आई थिंक क्लास 9th में दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।